क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्ट्रॉन्गेस्ट न्यू जेन कैरेक्टर्स का मुकाबला लेजेंडरी ओल्ड जेन विलन से होता तो क्या होता? क्या ओल्ड जेन के विलन्स हमारे न्यू जेन कैरेक्टर्स के सामने टिक पाते? ठीक है, इसका जवाब देने के लिए मैंने विलन साइड से 7 सबसे ताकतवर कैरेक्टर्स और न्यू जेन से 7 कैरेक्टर्स चुने हैं और उन्हें 5 स्टेजेस में विभाजित किया है। मैं दोनों जनरेशंस के लिए पहला स्टेज रिवील करके शुरुआत करूंगा। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा मैं धीरे धीरे और कैरेक्टर्स ऐड करता जाऊंगा जब तक कि हम फाइनल स्टेज तक न पहुंच जाएं जहां दोनों जनरेशंस अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ लड़ेंगे। तो शुरुआत में न्यू जेन साइड से हमारे पास गोजो है और विलन साइड से मेटावेम। जैसे ही बैटल शुरू होती है गोजो तुरंत अपनी इन्फिनिटी एक्टिवेट कर देता है। जब तक मेटावेम किसी तरह इसे बाईपास नहीं कर पाता उसके जीतने का कोई रियल चांस नहीं है। तो बड़ा सवाल ये है, क्या वो गोजो की इन्फिनिटी को पार कर सकता है? अब मेटावेम की पावर पर कोई सवाल नहीं है। उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल ऑफ द चार्ट्स हैं। इसके ऊपर से वो एक टैक्टिकल जीनियस है जो अपने ओपोनेंट को एनालाइज करके बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है। लेकिन इतनी ब्रिलियंस के बावजूद मेटावेम के पास एक बहुत ही जरूरी चीज की कमी है, स्पैटियल मैनिपुलेशन। इसके बिना इन्फिनिटी एक इम्पेनेट्रेबल वॉल बनी रहती है। और गोजो की डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड को भी मत भूलिए। एक बार एक्टिवेट होने के बाद ये मेटावेम के दिमाग को पूरी तरह कैटाटोनिक बना देगी और वो फाइट करने के लायक नहीं रहेगा। तो भले ही मेटावेम की रॉ पावर मॉन्स्ट्रस हो, लेकिन जब वो अपने ओपोनेंट को छू ही नहीं सकता तो उसका पावर बेकार है। लगता है पहला राउंड न्यू जेन के नाम जाता है। लेकिन अगर हम विलन साइड में आइजन को ऐड कर दें तो क्या होगा? जैसे ही आइजन बैटलफील्ड में कदम रखता है उसका स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ओवरवेलमिंग होता है कि गोजो उसे तुरंत महसूस करता है, अपनी इन्फिनिटी के थ्रू भी। और जो लोग सोच रहे हैं कि ये पॉसिबल कैसे है, ध्यान से सुनिए। आइजन का रियात्सु सिर्फ रॉ एनर्जी नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल अटैक है जो नॉर्मल फिजिकल डिफेंसेस को बाईपास कर देता है। इसका मतलब है कि गोजो की इन्फिनिटी जो फिजिकल और एनर्जी बेस्ड अटैक से प्रोटेक्ट करती है यहाँ काम नहीं आती। आइजन का रियात्सु स्पिरिचुअल, फंडामेंटल और एग्जिस्टेंशियल लेवल पर ऑपरेट करता है। और फिर है आइजन का ट्रम्प कार्ड क्योका सुइगेत्सु। ये एबिलिटी गोजो की सभी सेंसेस को पूरी तरह डिस्टॉर्ट कर देती है। हाँ, 6 आइज गोजो को ज्यादातर इल्यूजन से बचा लेती हैं, लेकिन क्योका सुइगेत्सु अलग है। ये सिर्फ विजुअल इल्यूजन्स नहीं बनाता बल्कि सभी 5 सेंसेस और रियलिटी की परसेप्शन तक को मैनिपुलेट करता है। इस फाइट में आइजन को बस इतना करना है कि गोजो को क्योका सुइगेत्सु की हिप्नोसिस में ले आए। एक बार ऐसा हो गया तो गोजो को ये समझ ही नहीं आएगा कि क्या रियल है और आइजन और मेटावेम असल में कहाँ है। इन्फिनिटी बैलेंस खो जाती है और गोजो की डिफेंसेस क्रम्बल होने लगती हैं और फिर मेटावेम फ्रीली स्ट्राइक कर सकता है। इल्यूजन्स और मेटावेम के रिलेंटलेस अटैक से ओवरवेल्म्ड होकर गोजो अपनी डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड एक्टिवेट करता है। हाँ, ये मेटावेम को ओवरवेल्म करने के लिए काफी है, लेकिन आइजन बिल्ट डिफरेंट है। हाई लेवल किडो और स्पेस टाइम मैनिपुलेशन में मास्टरी के साथ आइजन डोमेन की बैरियर में होल बना सकता है और अंदर की हर चीज को डिसमैल कर सकता है, गोजो समेत। तो ये राउंड विलन्स के नाम जाता है। अब समय है स्टेज 2 का, जहां न्यू जेन साइड में तंजीरो और डेकू ऐड होते हैं। यहाँ मेटावेम का सामना तंजीरो और डेकू से होगा, जबकि आइजन फिर से गोजो का मुकाबला करेगा। आइजन वीएस गोजो की बैटल बिल्कुल वैसे ही प्ले आउट होती है जैसा हमने स्टेज 1 में देखा। तो अब हमारा फोकस है मेटावेम वीएस तंजीरो और डेकू। होनेस्टली मेटावेम इन दोनों से पूरी तरह अलग लेवल पर ऑपरेट करता है। शुरुआत से ही डेकू अपनी क्विक्स का पूरा आर्सेनल अनलीश करेगा, लेकिन मेटावेम को उसके फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज और अडेप्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसकी इंटेलिजेंस इतनी शार्प है। और डेकू की स्टैमिना की लिमिट्स हैं, खासकर जब वो हाई परसेंटेज ऑफ ऑल फॉर वन यूज करता है। दूसरी तरफ मेटावेम की ड्यूरेबिलिटी इमेंस है। वो डेकू के स्ट्रॉन्गेस्ट हिट्स को आसानी से एंड्योर कर सकता है और लगातार हमला जारी रख सकता है। तंजीरो की स्वॉर्ड भी मेटावेम की नेन एनहांस्ड स्किन को पियर्स करने में स्ट्रगल करेगी। और जबकि तंजीरो की स्पिरिट और टेक्निक इनक्रेडिबल हैं, आखिरकार वो इंसान ही है। उसकी रॉ स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मेटावेम से कंपेयर नहीं कर सकती। तो एक बार फिर ये राउंड साफ तौर पर विलन साइड के नाम जाता है। अब समय है स्टेज 3 का, जहां न्यू जेन साइड में साइटामा और विलन साइड में मादारा ऐड होते हैं। इस राउंड में साइटामा बैटलफील्ड में कदम रखता है मादारा का सामना करने के लिए, जबकि बाकी मैचअप्स वैसे ही रहते हैं, डेकू और तंजीरो वीएस मेटावेम और गोजो वीएस आइजन। अब साइटामा के आने से चीजें क्रेजी टर्न लेने वाली हैं। लेकिन पहले स्टेज सेट करते हैं। हम मादारा को उसके एब्सोल्यूट पीक पर लेते हैं, 10 टेल्स जिंचुरिकी फॉर्म। इस स्टेट में वो प्रैक्टिकली इमॉर्टल है, इंस्टेंट रीजनरेशन के साथ, और 10 टेल्स की इमेंस पावर वील्ड करता है। साथ ही उसके पास ट्रूथ सीकिंग ऑब्स हैं जो लगभग हर चीज को एरेस कर सकते हैं और निंजुन्स को नलिफाई कर सकते हैं।
इसके अलावा वो अपने ओपोनेंट्स को पावरफुल जेनजुत्सु के जरिए एटर्नल ड्रीम में ट्रैप कर सकता है। लेकिन होनेस्टली ये सब साइटामा के फीट्स के सामने कुछ नहीं है। उसका एक सीरियस पंच मादारा को पूरी तरह एटमाइज कर देगा और किसी भी रिजनरेशन की संभावना को खत्म कर देगा। और ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स पर्याप्त फिजिकल फोर्स से टूट सकते हैं। साइटामा की पंचेस जो मल्टी गैलेक्सी लेवल पावर रखती हैं, उन्हें आसानी से नष्ट कर देंगी। जेनजुत्सु भी काम नहीं करेगा क्योंकि साइटामा के पास चक्रा ही नहीं है। दूसरी तरफ बैटलफील्ड पर तंजीरो और डेकू अभी भी मेटावेम के खिलाफ अपने ग्राउंड को होल्ड कर रहे हैं, जबकि गोजो आइजन के इल्यूजन में फंसा है। इसलिए नेचुरली साइटामा पहले गोजो की मदद करने जाता है। क्या वो आइजन को हरा सकता है? हाँ, साइटामा की लिमिटलेस पावर उसकी अल्टीमेट वेपन है। उसकी सीरियस पंचेस ने इतने डिस्ट्रक्टिव फोर्स का डेमोन्स्ट्रेशन किया है कि कॉस्मिक बीम्स को स्प्लिट कर सकती हैं और शॉकवेव्स बना सकती हैं जो सितारों और ग्रहों को नष्ट कर दें। यह रॉ स्ट्रेंथ आसानी से आइजेन की रिजनरेशन को पार कर सकती है और उसे फंडामेंटल लेवल पर एरेज कर सकती है। आइजेन की क्योका सुइगेत्सु भी साइटामा पर काम नहीं करती। फिनिक्स मैन के मेंटल डायमेंशन से पंच मारकर बाहर निकलने वाला आदमी इल्यूजन से डरता नहीं। आइजेन हार जाता है, क्योका सुइगेत्सु का इल्यूजन फीड हो जाता है और गोजो सामान्य स्थिति में लौटता है। अब साइटामा और गोजो टीम बनाते हैं तंजीरो और डेकू के साथ मेटावेम के खिलाफ। इस बार न्यूजेन जीतता है। इसके बाद न्यूजेन साइड में अस्टा और विलन साइड में एग्नोलॉजिया ऐड होते हैं। एग्नोलॉजिया, जिसे ड्रैगन किंग कहा जाता है, फेरीटेल की सबसे पावरफुल एंटीगोनिस्ट है। वो किसी भी मैजिक को कंज्यूम कर सकता है और अपनी स्ट्रेंथ रीस्टोर कर सकता है, जिससे वो मैजिकल अटैक्स के लिए प्रैक्टिकली इम्यून हो जाता है। इसके अलावा उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी इमेंस है और वो टाइम मैजिक वील्ड करता है, जिसका इस्तेमाल वो अपने बॉडी और सॉइल को दो अलग अलग एंटिटीज में स्प्लिट करने और अन्य ड्रैगन स्लेयर्स को टाइम रिफ्ट में ट्रैप करने के लिए करता है। यही कारण है कि अस्टा उसके खिलाफ सबसे सही उम्मीदवार है, क्योंकि उसके पास कोई मैजिक नहीं है जिसे एग्नोलॉजिया एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन होनेस्टली ये बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि साइटामा अभी भी न्यूजेन की तरफ है। पहले की तरह साइटामा जल्दी से मादारा को हराएगा, गोजो की मदद करेगा आइजन के खिलाफ और फिर तंजीरो और डेकू के साथ मिलकर मेटावेम को खत्म कर देगा। इसका मतलब है कि एग्नोलॉजिया को जीतने के लिए सभी का सामना करना पड़ेगा। और सच कहें तो हम पहले से जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। एक बार फिर न्यूजेन जीतता है। अब अगला विलन साइड में डियो ब्रांडो को ऐड करते हैं। अब हमारे पास एक परफेक्ट 5 on 5 मैचअप है। द पेयरिंग्स बिल्कुल पहले जैसी ही हैं। गोजो वर्सेस आइजन तंजीरो और डेकू वर्सेस मेटावेम, साइटामा वर्सेस मादारा अस्ता वर्सेस एग्नोलॉजिया। लेकिन इस बार विलन साइड में डियो भी मौजूद है। तो क्या उसकी प्रेजेंस से कुछ चेंज होता है? वेल, ऑनेस्टली ज्यादा नहीं। डोंट गेट मी रॉन्ग, डियो इंसैनली पावरफुल है। उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना और हाइटेंड सेंसेस किसी भी नॉर्मल ह्यूमन से बहुत आगे हैं। और ऑफ कोर्स उसका स्टैंड द वर्ल्ड, जो उसे अपने अलावा बाकी सबके लिए टाइम को पूरी तरह स्टॉप करने देता है। ये एक इनक्रेडिबल एबिलिटी है, लेकिन इसके साथ एक कैच भी आता है। डियो इसे मैक्सिमम सिर्फ 9 सेकंड्स तक ही मेंटेन कर सकता है। तो इवन इफ हम इमेजिन करें कि डियो मेटावेम के साथ टीम अप करके तंजीरो और डेकू का सामना करता है, श्योर वो द वर्ल्ड का यूज करके पोटेंशियली उन दोनों को टेक आउट कर सकता है। लेकिन फिर वन साइटामा मादारा को फिनिश ऑफ कर देता है। डियो और मेटावेम को उसी का सामना करना पड़ेगा। और लेट्स बी ऑनेस्ट, साइटामा के अगेंस्ट इनमें से कुछ भी मैटर नहीं करता। इवन इफ डियो टाइम स्टॉप कर दे, फिर भी वो साइटामा पर एक सिंगल स्क्रैच तक नहीं डाल सकता। टाइम स्टॉप हो या नॉट, ये पूरी तरह पॉइंटलेस है। अब समय है स्टेज 4 का, जहां हम दोनों साइड में छठा फाइटर ऐड करते हैं। न्यू जेन साइड में काइजुनान 8 और विलन साइड में ब्लैकबियर्ड शामिल होते हैं। ब्लैकबियर्ड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एबिलिटीज लेकर आता है। उसकी यामी यामी नोमी से वो डार्कनेस क्रिएट और कंट्रोल कर सकता है और किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर सकता है, मैटर, एनर्जी और यहाँ तक कि मैजिकल अटैक्स को भी ब्लैक होल में बदल सकता है। इसके अलावा उसके पास गुरा गुरा नोमी है, जो उसे मासिव शॉकवेव्स और अर्थक्वेक्स छोड़ने की पावर देता है। इतनी पावरफुल कि कहा जाता है कि वो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। और हाँ, उसकी हाकी मास्टरी भी भूलने लायक नहीं है। अगर हम उसे सीधे काइजुनन 8 के खिलाफ खड़ा करें, जो आसानी से आइलैंड लेवल थ्रेट है, तो एडवांटेज अभी भी ब्लैकबियर्ड की तरफ है। उसकी यामी यामी नोमी सीधे काइजुनन 8 की बायोलॉजिकल और एनर्जी पावर्ड पावर को काउंटर करेगी, जबकि गुरा गुरा नोमी उसे ओवरवेलमिंग डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल देती है, जिससे 8 की रिजनरेशन को सिर्फ शीर फोर्स से बाईपास किया जा सकता है। उसकी आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी से ब्लैकबियर्ड सीधे काइजुनन 8 के कोर पर अटैक कर सकता है। बाकी बैटलफील्ड पर सिचुएशन पहले जैसी ही है। साइटामा पहले ही मादारा को हरा चुका है, जबकि मेटावेम और डियो ने तंजीरो और डेकू को हराया। गोजो और आइजन अभी भी क्लैश कर रहे हैं, लेकिन आइजन के पास अभी भी ऊपर हाथ है।
अस्टा अभी भी एग्नोलॉजिया के खिलाफ अपना दम दिखा रहा है। इसका मतलब है कि मेटावेम, डियो और अब ब्लैकबियर्ड को साइटामा का सामना करना होगा। अगर ये तीनों किसी तरह उसे हरा दें तो विलन्स को जीत मिल सकती है, लेकिन अगर नहीं तो गेम ओवर उनके लिए। और होनेस्टली, चाहे ये तीनों मिलकर हमला करें, वे फिर भी साइटामा के खिलाफ टिक नहीं पाएंगे। डियो का टाइम स्टॉप कोई फर्क नहीं डालेगा, वो साइटामा को हर्ट नहीं कर सकता। मेटावेम के अटैक्स सीधे साइटामा की ड्यूरेबिलिटी से टकराकर बेअसर हो जाएंगे, जो प्लैनेट लेवल डैमेज को श्रग ऑफ कर सकती है। और ब्लैकबियर्ड के क्वेक अटैक्स भी उसे खरोंच नहीं कर पाएंगे। उसकी डार्कनेस नॉलिफिकेशन प्योर लिमिटलेस स्ट्रेंथ के सामने बेकार। जैसा कि पहले कहा गया, साइटामा का एक सीरियस पंच मल्टी गैलेक्सी लेवल पावर रखता है। अगर ये पावर आइजन की इमॉर्टैलिटी को भी ओवरवेल्म कर सकती है, तो ये तीनों क्या कर पाएंगे? एक बार फिर न्यूजेन जीतता है। इस तरह न्यूजेन ने अब तक 4 सीधे राउंड्स जीत लिए हैं और बैटल पूरी तरह उसके डोमिनेशन में है। लेकिन अभी होप मत हारो माय फ्रेंड्स, क्योंकि विलन साइड के पास एक फाइनल ट्रम्प कार्ड है, ब्लैक फ्रीजा। ऑल राइट, अब सब कुछ ड्रॉप करो और बस एक सेकंड के लिए ध्यान से सुनो। हम सब जानते हैं कि अब तक न्यूजेन के डोमिनेट करने का मेन रीजन साइटामा रहा है, तो इस बार चीजें डिफरेंट होने वाली हैं। साइटामा इस बार मादारा से फाइट नहीं करेगा, क्योंकि इस बार उसके सामने उसका खुद का अपोनेंट है, ब्लैक फ्रीजा। इसका मतलब ये है कि मादारा अब बैटलफील्ड में बाकी विलन को असिस्ट करने के लिए फ्री है। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि ब्लैक फ्रीजा असल में कितना टेरिफाइंग है, ध्यान से सुनो। इस फॉर्म में फ्रीजा इतनी एक्सट्रीम पावर लेवल तक पहुंच चुका था कि उसने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और अल्ट्रा ईगो वेजिटा दोनों को एक साथ वन शॉट कर दिया। माइंड में रखो, ये वो फाइटर्स हैं जिनके बेस फॉर्म क्लैशेस अकेले ही पूरे यूनिवर्स को शेक कर सकते हैं और पोटेंशियली डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो फिर साइटामा वर्सेस ब्लैक फ्रीजा असल में कैसे प्ले आउट होगा? वेल, सबसे पहले साइटामा के फीट्स की बात करें। वो बिल्कुल इंसेन है, लेकिन उनका टॉप लेवल लगभग मल्टी गैलेक्सी लेवल तक ही जाता है। दूसरी तरफ ब्लैक फ्रीजा की पावर पहले से ही पूरे यूनिवर्स 7 को डिस्ट्रॉय करने की धमकी दे रही थी। गोकू और वेजिटा जैसे गॉड टियर बींग्स को एक सिंगल स्ट्राइक में नॉकआउट कर देना ये दिखाता है कि फ्रीजा के पास कितना हाई लेवल प्रिसिजन और डिस्ट्रक्टिव कंट्रोल है, जिसे शायद साइटामा फिजिकली एंड्योर भी न कर पाए। फिर आता है फ्रीजा के की ब्लास्ट्स का मामला। ये कॉस्मिक लेवल एनर्जी अटैक्स हैं, और ये वो चीज है जिससे डील करने का साइटामा को फिजिकल ब्लोज के मुकाबले बहुत कम एक्सपीरियंस है। और स्पीड को मत भूलो, फ्रीजा ने अपने वीक फॉर्म्स में भी कंसिस्टेंटली फास्टर दैन लाइट मूवमेंट दिखाई है। अपने ब्लैक फ्रीजा स्टेट में वो इतना फास्ट है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और अल्ट्रा ईगो वेजिटा को पूरी तरह ब्लाइंड साइड करके इंस्टेंटली इनकैपेसिटेट कर सकता है। ये उसे साइटामा पर एक क्लियर स्पीड एडवांटेज देता है, जिसके टॉप फीट्स बेस्ट केस में लाइट स्पीड के आसपास ही रहते हैं। तो इस बार साइटामा फॉल हो जाता है और उस डिफीट के साथ न्यू जेन आखिरकार कोलैप्स हो जाती है। एट लॉन्ग लास्ट विलन साइड विन सिक्योर कर लेती है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब टाइम है फाइनल स्टेज फाइट का, जहां हम न्यू जेन साइड में सुंग जिनवू को ऐड करते हैं। अब हमारे पास अल्टीमेट शोडाउन है, एक कंप्लीट 7-on-7 बैटल। मैचअप्स इस तरह ब्रेक डाउन होते हैं: गोजो वर्सेस मादारा और आइजन तंजीरो, और डेकू वर्सेस मेरुएम और डियो काइजू नंबर 8 वर्सेस ब्लैकबीड, अस्ता वर्सेस एग्नोलॉजिया, सुंग जिनवू और साइटामा वर्सेस ब्लैक फ्रीजा। लेकिन इस बार एक क्रूशियल ट्विस्ट है, क्योंकि सुंग जिनवू के फील्ड में आने के साथ विलन सिर्फ उसका सामना नहीं कर रहे, वे उसके 10 मिलियन शैडो सोल्जर्स का सामना कर रहे हैं। अब जिनवू हर किसी को एक साथ नहीं भेजता, उसके स्ट्रॉन्गेस्ट शैडोज पहले की बैटल्स में ज्वाइन करते हैं। बेरू तंजीरो और डेकू के साथ ज्वाइन करता है, इक्रिस काइजू नंबर 8 के साथ टीम अप करता है, कामिश अस्ता के साथ फाइट करता है और बेलियन गोजो को बैकअप देता है। और यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ये शैडोज इन्फिनिटली रीजनरेट करते हैं जब तक जिनवू अलाइव है। इसका मतलब ये है कि इन्हें ट्रूली किल नहीं किया जा सकता। मीनवाइल साइटामा और जिनवू वर्सेस ब्लैक फ्रीजा की मेन फाइट टाइम लेगी, तो पहले बाकी बैटल्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले गोजो और बेलियन वर्सेस मादारा और आइजन। ऑनेस्टली यहाँ ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता। आइजन अब भी डोमिनेट करता है। क्यों? क्योंकि सोलो लेवलिंग यूनिवर्स में डिस्ट्रक्शन के मोनार्क्स जैसे बीइंग शैडोज को एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आइजन का रियात्सु, जो ट्रांसेंडेंट लेवल पर है, बेलियन की स्पिरिचुअल लिंक को जिनवू से सेवर करके उसकी एग्जिस्टेंस को पूरी तरह क्रश कर सकता है। और क्योंकि क्योका सुगेत्सु परसेप्शन को स्पिरिचुअल लेवल पर मैनिपुलेट करता है, ये बेलियन पर भी आसानी से काम करेगा, जिससे वो और गोजो दोनों पूरी तरह डिसोरिएंटेड हो जाते हैं और रियल आइजन या मादारा को टारगेट भी नहीं कर पाते। रिजल्ट, गोजो और बेलियन डिफीट हो जाते हैं। दूसरी साइड पर मेरुएम और डियो तंजीरो डेकू और बेरू से हार जाते हैं, मेनली बेरू की वजह से। न तो मेरुएम और न ही डियो के पास बेरू की इनसेन रीजनरेशन और स्पीड का कोई काउंटर है। इसके बाद तंजीरो, डेकू और बेरू आगे बढ़कर आइजन और मादारा को चैलेंज करते हैं। लेकिन लेट्स बी रियल, ये तो कंटेस्ट ही नहीं है।
मादारा बिना पसीना बहाए तंजरो और डेकू को वाइप आउट कर देता है और आइजन बेलियन की तरह ही बेरू को भी एग्जिस्टेंस से इरेज कर देता है। मीनवाइल अस्ता और कामिश मिलकर एग्नोलोजिया को टेक डाउन कर देते हैं। अस्ता की एंटी मैजिक एग्नोलोजिया की मैजिक इम्यूनिटी को परफेक्टली काउंटर करती है और कामिश की रॉ स्ट्रेंथ और रीजनरेशन उसे पूरी तरह ओवरपावर कर देती है। उसके बाद अस्ता और कामिश काइजू नंबर 8 और इग्रिस के साथ रीग्रुप करते हैं, जबकि मादारा और आइजन ब्लैकबीट के साथ ज्वाइन करते हैं। एक बार फिर रिजल्ट वही रहता है। मादारा और ब्लैकबीट अस्ता और काइजू नंबर 8 को ओवरपावर कर देते हैं, जबकि आइजन इग्रिस और कामिश को एग्जिस्टेंस से इरेज कर देता है। अब इसके बाद ब्लैकबीट, मादारा और आइजन मिलकर फ्रीजा के साथ साइटामा और सुंग जिनवू का सामना करते हैं। अपने स्ट्रॉन्गेस्ट शैडोज को पूरी तरह इरेज होते देखकर जिनवू स्नैप कर जाता है और अपनी पूरी आर्मी को बैटलफील्ड में फ्लड कर देता है, लेकिन यह बेकार साबित होता है। आइजिन का स्पिरिचुअल प्रेशर एक बार फिर उनकी कनेक्शन को सेवर कर देता है और हर एक शैडो को डिसमेंटल कर देता है। तो अब सवाल यह है, क्या साइटामा और जिनवू ब्लैक फ्रीजा, मादारा, आइजन और ब्लैकबीट को उनके पीक फॉर्म्स में हरा सकते हैं? इस पॉइंट पर मादारा, आइजन और ब्लैकबीट मिलकर जिनवू को बस टॉल करते हैं, जबकि फ्रीजा साइटामा के साथ हेड टू हेड जाता है। जैसे ही साइटामा डाउन होता है, जिनवू अकेला रह जाता है। श्योर, वो शायद उनमें से एक या दो को हरा सकता है, लेकिन आइजन और ब्लैक फ्रीजा दोनों के स्टैंडिंग रहते हुए वहां कोई सर्वाइविंग नहीं है। और इसके साथ ही ओल्ड जनरेशन के विलेन आखिरकार विन ले लेते हैं, न्यू जेन के स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज को डिफीट करते हुए।